आकाश चमकीले चमकते सितारों से भरा हुआ है जो एक महल प्रतीत होता है। हम बड़े पैमाने पर विनाश देखते हैं जैसे वहां सिर्फ एक लड़ाई थी। अचानक मलबे से एक हाथ निकलता है और नीचे का आदमी खुद को बाहर निकालता है। एक आवाज इस बारे में बात करती है कि कैसे एक तारा जो रात के आकाश की सबसे ऊंची चोटियों में नहीं चमकता है और खाई के नीचे फंस गया है जहां कोई नहीं दिखता है, वह अभी भी एक सितारा है अगर वह चमकना चाहता है और अभी भी अपने दिल में प्रकाश को गले लगाता है। जाहिर है वे उस आदमी का जिक्र कर रहे हैं जो अभी अभी गंदगी से बाहर निकला है। आदमी अपने पैरों पर वापस जाने के लिए अपनी तलवार का उपयोग करता है और ठंडी रात में हवा के लिए हाम फता है। दृश्य बदल जाता है और हम देखते हैं कि आदमी एक इमारत के सामने खड़ा है, एक दीवार पर रखी तलवार को लालसा से घूर रहा है। उसकी चमकदार नीली आंखें ब्लेड पर टकटकी लगाती है क्योंकि यह जादू की तरह चमकता है और वह खुद से बात करता है कि टुकड़ा कितना अच्छा है, चाहे वह कितनी बार भी उसे देखे। जब कोई आवाज उसे पुकारती है तो वह बाधित हो जाता है। अपने चेहरे पर एक हुंगलाहट के साथ वह उस व्यक्ति की ओर मुड़ता है जिसने उसे अपने दिवास्वप्न से बाहर लाया था। महिला जिसका नाम जेमिना है का दावा है कि वह जानती थी कि वह उसे हमेशा की तरह तलवार को घूरते हुए वहां पाएगी। हम अंत में सीखते हैं कि आदमी का नाम व्लाद है और जैसा कि जेमिना उसके चेहरे पर एक कृपाली रूप पहनती है, वह उसे याद दिलाती है कि वह हाल ही में विचार में खो गया है। यह सुनकर व्लाद परेशान हो जाता है और उसे चेतावनी देता है कि वह अपनी नसों पर न उतरे, यह इंगित करते हुए कि वह वर्तमान में उसके पास मौजूद कुछ ब्रेक में से एक को बाधित कर रही है। हालांकि जेमिना को परवाह नहीं है कि क्या वह पागल हो जाता है और बस उसे सूचित करता है कि उसका व्यवहार यही कारण है कि लोगों ने उसके बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया है। व्लाद यह सुनकर चौंक जाता है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वह उसे यह समझाने के लिए कहता है कि उसका क्या मतलब है। लड़की घबरा जाती है जब इसे पता चलता है कि उसने गलती से ऐसी संवेदनशील जानकारी को अपने विस्फोट में बाहर निकलने दिया, इसलिए उसे जवाब देने के बजाय वह बस उससे दूर दिखती है और विषय बदल देती है। जेमिना अचानक व्लाद से पूछती है कि क्या वह अभी भी अपने सिर में आवाजें सुनता है जब भी वह चरी उठाता है। व्लाद जवाब नहीं देता है और इसके बजाय सिर्फ अंतरिक्ष में घूरता है, इसलिए वह निष्कर्ष निकालती है कि वह अभी भी आवाजें सुनता है और उत्सुकता से सोचता है कि उसने अपने पिछले जीवन में किस तरह के पाप किए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी कारण से व्लाद एक स्पष्ट दिन पर बिजली से मारा गया था और उसके ऊपर यह काली बिजली थी। इस तरह की घटनाओं के रूप में दुर्लभ जेमिना व्लाद को थोड़ी देर के लिए दुकान में रहने की सलाह देती है, यह दावा करते हुए कि नए बिशप को शकुन और इसी तरह के सामान के बारे में बहुत संवेदनशील कहा जाता है। वह बताती है कि वह एक विधर्मी जिज्ञासु के रूप में काम करता था और इस तरह उसकी अलौकिक चीजों पर गहरी नजर है। यह व्लाद को खतरे में डालता है क्योंकि अगर बिशप उसे संदिग्ध पाता है तो उसे तुरंत जलाने के लिए दाव पर भेज दिया जाएगा। उसे जो कहना है उसे सुनकर व्लाद और भी निराश हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि उसका जीवन खतरे में है। उसे बुरा लगता है कि वह उसे ऐसा कुछ बताएगी, लेकिन जेमिना बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि वह उसके बारे में चिंतित है। वह उसे याद दिलाती है कि कई लोगों ने उसे बिजली की चपेट में आते देखा और खुलासा किया कि तब से वे सभी उसकी पीठ के पीछे उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर वह उसे एक बार और सलाह देती है कि वह हर समय तलवार पर पोछा लगाकर खुद को जनता के सामने दिखाना बंद कर दे, क्योंकि चर्च उसे किसी भी समय दूर ले जा सकता है। हालांकि व्लाद उसकी सलाह को नजरअंदाज करता है और जोर देकर कहता है कि वह एक अपराधी की तरह सिर्फ इसलिए नहीं घसीटा जाएगा क्योंकि वह तलवार को घूरता है। वह प्रश्न में तलवार को देखते हुए यह कहता है और जेमिना अंत में तंग आ जाती है, उसे घृणा कहती है और सुझाव देती है कि वह सिर्फ तलवार खरीदे क्योंकि वह इसे बहुत पसंद करता है। जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, तलवार महंगी है और व्लाद के बजट से बाहर है, लेकिन जब वह उसे यह समझाता है तो वह दावा करती है कि यह उतना महंगा नहीं हो सकता। वह मानती है कि यह सिर्फ एक पिछली गली लोहार का काम है और यहाँ तक कि उसके लिए इसे खरीदने की पेशकश भी करता है, यह सोचकर कि वह इसे आसानी से वहन कर सकती है। एक संक्षिप्त विराम के बाद व्लाद ने खुलासा किया कि तलवार की कीमत 5 सोने की है
और जेमिना की प्रतिक्रिया को देखते हुए वह कीमत हास्यास्पद रूप से अधिक पाती है। वह नहीं सोचती कि धातु के एक बेवकूफ टुकड़े की कीमत इतनी होनी चाहिए, और उन सभी अन्य चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देती है जो उसे 5 सोने के साथ मिल सकती है। व्लाद तस्करी से उसे विचार खत्म करने में मदद करता है, यह इंगित करते हुए कि अगर उसके पास उस तरह का पैसा होता तो उसे पूरे 1 साल तक काम नहीं करना पड़ता। तभी एक आवाज आती है और उनका ध्यान खींचती है। यह एक गुस्से में बुआ आदमी है जिसने जेमिना को मूल्यवान तलवार को एक बेवकूफ धातु का हिस्सा कहते हुए सुना। आदमी उनका अपमान करता है और उन्हें जगह से हटने के लिए कहता है। अपने पहनावे को देखते हुए वह एक लोहार है और इसने उसकी टिप्पणी को हल्के में नहीं लिया। क्रोधित आदमी उन्हें बताता है कि तलवार उनके जैसे पीछे गली के बच्चों के लिए नहीं है और उन्हें दूर भेज देती है। हालांकि जेमिना टकराव से पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह उस आदमी से पूछती है कि अगर वे नहीं खरीदते हैं तो तलवार कौन खरीदेगा, यह बताते हुए कि यह हुग्गियों में बेची जा रही है, इसलिए हुग्गियों में रहने वाला कोई व्यक्ति ही इसे खरीदेगा। अपनी बात रखने के बाद वह बूढ़े आदमी को यह पूछकर और ताना मारती है कि क्या वह अपने दिमाग से बाहर है। सवाल के बारे में पागल होने के बजाय आदमी अधिक नाराज है कि उसने उसे बुरा कहा। वह उस पर और भी उग्र हो जाता है, यह दावा करते हुए कि उसके पास कोई शिष्टाचार नहीं है। निडर रेडहेड सिर्फ यह सुझाव देकर चीजों को बदतर बना देता है कि वह केवल शूरवीरों के लिए तलवारें बनाता है क्योंकि वह बुआ है और शायद जल्द ही बाल्टी को लात मारेगा। इस बिंदु पर आदमी के सिर से एक विशाल नस निकलती है क्योंकि वह लाल देखता है। वह उस पर झपटता है, दावा करता है कि वह उसे गूंगा बच्चा कहने से पहले सही है और इसे अपनी दुकान पर वापस जाने और व्यंजन करने की सलाह देता है। सेमिना को आखिरकार अपनी दवा का स्वाद मिलता है। वह नाराज महसूस करती है कि उसने उसे बच्चा कहा। वह जवाब देती है कि वह एक बड़ी महिला है, और जैसे जैसे तनाव बढ़ने लगता है व्लाद उसे तर्क से दूर ले जाता है, इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाए। वह उसे वहां से बाहर निकालता है, उसे काम न करने के लिए कहता है, लेकिन जेमिना गुस्से में है क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलत कहा है। जैसे ही दोनों बूढ़े आदमी से दूर जाते हैं वह उन पर अपमान फेंकना जारी रखता है। जेमिना को सरा हुआ और जेहेज से भरा कहता है। वह उस समय के बारे में सोचता है जब वह छोटी थी और जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो उसे बहुत अधिक खाना देने के लिए खुद को दोषी ठहराता है। बुआ आदमी व्लाद द्वारा छोड़े गए पैरों के निशान को नोटिस करता है और अनुमान लगाता है कि वह लंबे समय से वहां खड़ा था। वह सोचता है कि कैसे व्लाद को दिन में सपने देखने के बजाय सिरों को पूरा करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लोहार तलवार नीचे ले जाता है और फैसला करता है कि वह आखिरकार इसे जाने देगा और इसे किसी ऐसे व्यक्ति को बेच देगा जो इसका उपयोग कर सकता है, क्योंकि वह जानता है कि हुग्गी के बच्चे इसे दुनिया में बनाने के लिए कभी बड़े नहीं होते हैं। लोहार कीमती तलवार रखता है जो उसका आखिरी काम होता है और सोचता है कि यह व्लाद की तरह कैसे है, क्योंकि वे दोनों हुग्गियों जैसी जगह पर भी चमकते हैं। जूम आउट करने पर हमें उत्तरी अर्थव्यवस्था का केंद्र देखने को मिलता है। यह सोहारा नामक एक जगह है और इसे उत्तरी क्षेत्र का प्रकाश स्तंभ माना जाता है। हालांकि यहाँ तक कि प्रतिभा का यह स्थान झुग्गियों में पाए जाने वाले अंधेरे छाया को परेशान करता है जहाँ सभी बेईमानी चीजें फेंकी जाती है। एक सराय के अंदर हम पुरुषों को शराब पीते और महिलाओं के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं। मजा तब बाधित होता है जब एक शर्टलेस आदमी एक महिला को उसके बालों से खींचता है, उसे घोटाला करने की कोशिश करने के लिए उसका अपमान करता है। महिला इसे घोटाला करने की कोशिश करने से इनकार करती है, इसलिए वह बताता है कि उसने उसे नकली दवा बेचने की कोशिश की। वह दावा करता है कि वह जानता है कि यह नकली है क्योंकि उसने 20 वर्षों तक भारे के रूप में काम किया है। तभी शोर सुनकर व्लाद घटनास्थल पर पहुंचता है। भारे का व्यक्ति उसे मोमबत्ती बनाने वाला बताता है और इसे अपनी मैडम को लाने के लिए कहता है। व्लाद उसे खाली बताता है कि अगर वह उसे देखना चाहता है तो उसे चांदी के बजाय सोने के सिक्कों का भुगतान करना होगा। यह सुनकर आदमी गुस्से में है कि वे सोने की मांग करेंगे जब उनका व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है। वह व्लाद से कहता है कि अगर मैडम उपलब्ध नहीं है तो वह अपनी मां को ले आए और उस पर समय को मापने वाली मोमबत्ती के साथ घोटाला करने का आरोप लगाता है।
यह दावा करते हुए कि यह बहुत जल्दी जन गया। व्लाद वापस हिट करता है। यह सुझाव देता है कि अगर वह मजे करना चाहता था तो आदमी को लंबे सत्र के लिए भुगतान करना चाहिए था, और इसे अपनी पत्नी के बिस्तर पर चढ़ने की सलाह देता है। आदमी क्रोधित हो जाता है, इसलिए लड़का फैसला करता है कि वह साबित कर सकता है कि मोमबत्तियां कोई घोटाला नहीं थी। वह भारे के व्यक्ति से भी कहता है कि वह महिला के साथ जो चाहे कर सकता है अगर यह पता चला कि उन्होंने उसे धोखा दिया है। आदमी शर्तों को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक है, यह दावा करते हुए कि वह स्कैमर्स पर भरोसा नहीं कर सकता है। लेकिन व्लाद जोर देकर कहता है और अगर मोमबत्तियां ठीक काम करती है तो उससे बकवास को हरा देने का वादा करता है। उसकी नीली आंखें अशुभ रूप से चमकने लगती है और भारे का व्यक्ति भयभीत हो जाता है। फिर वह मोमबत्ती जलाता है और वहां खड़ा होता है, यह देखने के लिए इंतजार करता है कि क्या यह 5 मिनट से पहले बुझ जाता है। निश्चित रूप से मोमबत्ती 5 मिनट के निशान पर बाहर जाती है और इससे पहले कि मंक यह जान सके कि क्या हो रहा है, लड़का इसे अपने लकड़ी के कर्मचारियों के साथ सीधे चेहरे पर मारता है। जैसे ही आदमी वापस गिरता है, व्लाद कहता है कि मोमबत्तियां सबके बाद ठीक है और इसे पीठ में लात मारने और उसे दूसरे कमरे में धकेलने के लिए आगे बढ़ता है। वह उसके पीछे दरवाजा बंद कर देता है और आदमी को बताता है कि वह मर चुका है। भयभीत भारे के सैनिक अपनी खूनी नाक रखते हैं और व्लाद से प्रतीक्षा करने की भीख मांगते हैं, लेकिन नीली आंखों वाला साथी बस उससे बाहर रहने वाले दिन के उजाले को हरा देता है। वह दुकान को घोटाला करने की कोशिश करने के लिए कर्मचारियों के साथ लगातार हमला करता है, और विशेष रूप से सम्मान के बिना अपनी मां के बारे में बात करने के लिए। युवक उसे इतनी जोर से पीटता है कि बिल्डिंग के बाहर शोर सुना जा सकता है। अगली सुबह नाश्ते के समय व्लाद जॉर्ज नाम के एक आदमी को बताता है कि किसी ने उनकी मोमबत्तियों के साथ खिलवाड़ किया। जब मैटन यह सुनती है तो वह नाराज हो जाती है और सोचती है कि ऐसा काम करने की हिम्मत कौन करेगा। वह तब अपराधी को खोजने के लिए व्लाद को सौंपती है, लेकिन वह नहीं जानता कि कैसे करना है। उलहन में वह उससे पूछता है कि वह यह कैसे कर सकता है, और मैडम, जिसका नाम मार्सेला है, खुशी से बताती है कि वह उन्हें पहले ही ढूंढ चुकी है। यह पता चला है कि वह थी जिसने मोमबत्तियों के साथ खिलवाड़ किया था ताकि वह शराबियों को घोटाला कर सके और अधिक पैसा कमा सके। मुझे कहना है, झुग्गियों में काम करने वाली रात की एक महिला के लिए यह महिला एक सुंदरता का असली रत्न है। उसकी स्वीकारोक्ति सुनकर व्लाद अवाक रह जाता है, यह सोचकर कि उसने बिना कुछ लिए मोटे भारे के सैनिक को कैसे पीटा। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है, वह अपराध बोध को दूर कर देता है, यह विश्वास करते हुए कि उसे ऐसा करना था क्योंकि वह सिर्फ एक कर्मचारी है। यह तब होता है जब वह पुरुषों के एक समूह से संपर्क करता है और लॉर्ड का सरगना कल रात उसने जो किया इसके लिए उसकी सराहना करता है। वह आदमी व्लाद की गर्दन के चारों ओर अपना हाथ लपेटता है और इसे करीब खींचता है ताकि वह उससे कुछ पैसे मांग सके। उसने सुना कि व्लाद को कल रात मोमबत्तियां बेचने से कुछ सुझाव मिले और दावा किया कि उन्हें कुछ पैसे चाहिए क्योंकि वे सभी टूट गए हैं। व्लाद बर्ली नाम के लड़के पर झपटता है और इसकी आंखें एक बार फिर चमकने लगती है। बर्ली उसे चिढ़ाती है, उसे डराने के लिए नहीं कहती है और बताती है कि वह सिर्फ पैसे नहीं मांग रहा है, वह सिर्फ एक निष्पक्ष व्यापार करने के लिए यहाँ है। यह सुनकर व्लाद हैरान हो जाता है, इसलिए बर्ली ने खुलासा किया कि उसके पास कुछ पैसे के बदले उसे देने के लिए कुछ है। अचानक वह बालों से एक छोटे लड़के को बाहर निकालता है और दावा करता है कि बच्चा एक बेवकूफ और अकुशल जेब कतरा है। व्लाद बच्चे को पहचानता है और बर्ली उसे 40 चांदी के बदले वापस देने की पेशकश करता है। व्लाद तुरंत बच्चों की उंगलियों और टेक्नों के बारे में पूछता है, इसलिए बर्ली ने उसे आश्वासन दिया कि उसने उन्हें काट नहीं दिया बल्कि केवल चोर को सबक सिखाया। आखिरकार हमारा नायक बर्ली और इसके को चांदी देता है और फिर कहता है कि उन्हें अगली बार उसके पास आने के बजाय जेब कतरों को मारना चाहिए। बच्चा यह सुनकर घबरा जाता है, लेकिन बर्ली का दावा है कि वह और इसका गिरोह हत्यारे नहीं है। जैसे ही वे जाते हैं, व्लाद बर्ली को याद दिलाता है कि वह अपने परिवार और सहकर्मियों को घोटाला कर रहा है, लेकिन लड़का सिर्फ उत्साहित है कि वह आवारा बच्चे का उपयोग करके किसी का शोषण करने में कामयाब रहा। उनके जाने के बाद हमारा नायक नेड नाम के लड़के को डांटता है। बच्चा माफी मांगता है,
यह दावा करते हुए कि उसने इसे सुरक्षित खेलने की कोशिश की। लेकिन व्लाद ने उसे यह पुष्टि करने के बाद छोड़ने के लिए कहा कि उसने कोई हड्डी नहीं तोड़ी है। नेट जाने से पहले उसे धन्यवाद देता है और बाद में हमारा नायक सोचता है कि कैसे 5 स्वर्ण प्राप्त करने का इसका सपना एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। बाद में व्लाद हार्बिन नाम के एक व्यक्ति से मिलने जाता है जो कैप्टन हूवर के लिए काम करता है, जिसे व्हेल हंटर के नाम से जाना जाता है। वह उस आदमी को नेट के बारे में बताता है और कैसे उसने कोई उंगली नहीं खोई। यह हार्बिन को आश्चर्यचकित करता है क्योंकि वह उस समय को याद करता है जब उसने अपनी उंगलियां खो दी और चोरी के लिए अपनी एड़ियों को काट दिया। युवा व्लाद और जेमिना ने उसे खून बहते देखा और वह बाकी सभी के लिए एक सार्वजनिक सबक बन गया। फिर वह बताता है कि उसने सुना है कि मोमबत्तियों के साथ खिलवाड़ किया गया था और व्लाद आश्चर्यचकित है कि वह पहले से ही उस घटना के बारे में कैसे जानता है। हार्बिन बताते हैं कि अफवाहें गोल कर रही है कि मार्सेला ग्राहकों को धोखा दे रही है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वह उस तरह की व्यक्ति है। व्लाद का दावा है कि वह भी ऐसा ही सोचता है, लेकिन पता चलता है कि जॉर्ज को पहले से ही इसके बारे में पता है। हार्बिन का सुझाव है कि भले ही वे मोमबत्तियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनके पास ऐसा करने का एक बहुत अच्छा कारण होगा। हैरान व्लाद पूछता है कि उनके पास क्या कारण हो सकता है और उंगली रहित आदमी बताता है कि उन्हें सबसे अधिक संभावना है कि उन्हें तत्काल धन की आवश्यकता है। उस नोट पर वह व्लाद को चेतावनी देता है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि केवल एक ही कारण है कि एक संगठन को जल्दी से पैसा जुटाने की आवश्यकता होगी, और वह दावा करता है कि ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि वे किसी अन्य संगठन के खिलाफ युद्ध की योजना बना रहे हैं। जॉर्ज, हॉरर नाइट, ब्लैक बियर, स्वाइन कसाई, पासा जुआरी, कैप्टन हूवर, व्हेल शिकारी और एक सशस्त्र जैक, मनीबग, ये 5 मालिक हैं जो सहारा की युग्गियों पर हावी है। जीवन का सारा अंधकार अब धीरे धीरे छाया के माध्यम से व्लाद के पास पहुंचता है। व्लाद गंभीर खतरे में है और यह बहुत स्पष्ट हो जाता है जब मनीबग और इसका गिरोह अपने मालिक की तलाश में उसकी दुकान पर आते हैं। व्लाद बस घबराहट में उसे घूरता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि मनीबग खुद दुकान पर आएगा। वह एक हाथ जैक पर अपनी टकटकी लगाता है और आश्चर्य करता है कि क्या युद्ध की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी है। वह मनीबग के अधीनस्थों में से एक द्वारा इन विचारों से बाहर निकाला गया है जो उस पर चिल्ला रहा है। अपने चेहरे पर एक निशान के साथ टैटू वाला लड़का व्लाद को मनीबग का जवाब नहीं देने के लिए एक बव्वा कहता है और उसे पूछता है कि उसका मालिक कहाँ है। तुरंत हमारे नायक के चेहरे पर एक भ्रूभंग दिखाई देता है और वह उन्हें बताता है कि वह नहीं जानता कि बॉस कहाँ है क्योंकि वह सिर्फ एक मोमबत्ती विक्रेता है। पोनीटेन को बहुत कम गुस्सा आता है क्योंकि वह व्लाद का फिर से अपमान करता है और उसे धमकी देते हुए टेबल को तोड़ देता है। उसके मुक्के से बल मोमबत्तियों को ओटने के लिए भेजता है, लेकिन उस पर भी व्लाद बेफिक्र रहता है। वह सिर्फ आदमी को घूरता है। यह दर्शाता है कि वह डरता नहीं है। दूसरी ओर कार्यकर्ता भयभीत है, खासकर महिलाएं पूरे विवाद को देख रही है। वे सभी फर्श पर अपने जबड़े के साथ देखते हैं, यह देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होता है। अचानक व्लाद एक घुटने पर बैठ जाता है और आपको उन सभी महंगी मोमबत्तियों को चुनना शुरू कर देता है जो फर्श पर गिर गई और टूट गई। वह पोनीटेल को और अधिक परेशान करने की कोशिश करता है।